हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। गुड। तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक एनालाइज किया था बताइए? सर हम पार्ट्स पर मिलियन कर रहे थे। वेरी गुड, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, थैंक यू। चलिए एक उसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। गुड। देखिए सारे लोग ध्यान दें कि कॉन्सेप्ट वही लगेगा आपको। मैंने कहा कि आपको कोई ये टफ नहीं लगना चाहिए। आपको पीपीएम को किस में कन्वर्ट करना है बताइए? मास परसेंटेज में। तो गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिख लेंगे। तो आपको मालूम है 15 ppm का मतलब 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सही कहा कि गलत कहा? जल्दी बताइए। सही है। इससे आपको डाटा मालूम हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम। दूसरा डाटा आपको मालूम हुआ मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मालूम हो गया 10 to the power 6 ग्राम। बस, तो ये पार्ट तो आराम से निकल गया। परसेंटेज मास, मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 10 to the 6 into 100। तो 15 into 10 to the power -4%। बताइए हाँ या ना? सबको समझ में आया? प्लीज बताइए। देखिए बहुत ही आसान है। तो मीनिंग लिखने से यही फायदा होता है कि आपको न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा। अर्पित, कशिश, सांची, सूरज, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। सारे न्यूमेरिकल एक ही तर्ज पर हो रहे हैं, एक ही कंसेप्ट पर। एक्सक्यूज मी सर, बताइए। तो 100 तो नीचे आना चाहिए था और 10⁶ 100 की जगह। 100 की जगह यहाँ मास परसेंटेज लिखा है ना। मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। आप कहाँ रहती हैं सांची? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालने ना, पीपीएम का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंटेज का तो अच्छा वो पीपीएम का मुझे लगा। हाँ नहीं, हम पीपीएम को मास परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ये हुआ ना 15/6। तो मीनिंग सही ना, 15 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट 15 ppm का मतलब ये है। अब इसको रख दीजिए 15 into 10 to the power -4%। आया? हाँ, अगर आप इसमें चाहते हैं कि हम शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल करें तो ये लिख लीजिए, बहुत ही आसान है।
पीपीएम इज इक्वल टू, हमेशा याद रखिए, मास परसेंटेज इंटू 10 टू द पावर 4। अगर कंपटीशन में क्वेश्चन है तो आप शॉर्ट, ऐसे भी इसमें भी ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा, जिसको ये मीनिंग मालूम है जल्दी से कर लेगा, मीनिंग मालूम होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दिया कि पीपीएम इज इक्वल टू मास परसेंटेज इंटू 10 टू द पावर 4। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू 15 बाई 10 टू द पावर 4। ये ऊपर जाकर परसेंटेज होगा, माइनस में आ गया। सबको समझ में आया ये शॉर्टकट? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए, जब सब कुछ मालूम हो गया, मास एब्सोल्यूट मालूम हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास 12 + 1 3 × 35.5 है, उसको ऐड करेंगे 119.5, तो गिवन मास बाय मोलर मास। अब आइए, मोलालिटी के लिए हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। बट 15 इज वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 10 टू द 6, हम इसको 10 टू द 6 भी लिख सकते। बताया था आपको ना, पीपीएम के न्यूमेरिकल में आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये आपके पास है, मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है, केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 के ऊपर चला जाएगा। सच बताइए, सबको समझ में आया या नहीं आया? सांची, सूरत, रोशनी, कशिश, आरपी, बताइए आया समझ में? Sir. Yes, sir. तो बस सबका टूल से ही है कि आपको मीनिंग आनी चाहिए लिखने, मीनिंग आ गई, ये सब कुछ मालूम हो गया तो आपको सब कुछ मालूम है। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। यस सर, हो गया। Excuse me, sir. जी जी बताइए सांची। क्लास में आपने बोला था कि हम 10⁻16 में से अगर वो पॉइंट का डिफरेंस हो तो हम उसे 10⁻6 से सिमिलर लेते, लेकिन 15 यहाँ पे तो बड़ा हो जाएगा। हाँ, अरे बड़ा कहाँ हो जाएगा, 10 मिलियन है। अरे इसके ये रिस्पेक्ट में देखिए ना, कितना जीरो है यहाँ, 1 2 3, देखिए, एक 10 लाख के रुपए के रेस्पेक्ट में 15 रुपए कोई मानी रखता है क्या? 10 लाख के रेस्पेक्ट में, बताइए आप। हेलो, नो सर। तो फिर 15 है, पॉइंट को नहीं देखना है आपको, देखना है कहीं पर आपको 1000 ग्राम है, उसके रेस्पेक्ट में आपको एक दफा आया था ना, कितना आया था एक दफा, कितना आया था जो मैंने पढ़ा 6 मिलीग्राम, 0.006, बहुत है। ये नहीं कहना कि पॉइंट में, ये नहीं, 1000 का ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अब यहाँ पर 615, यहाँ 10 मिलियन है, 10 लाख है, उसके रेस्पेक्ट में 15 रुपीज बहुत ही नेग्लिजिबल है। फिर भी आप घटाएंगे तो आंसर में लगभग वही आएगा, जैसे मैंने एक दफा करवाया था 5.99 पहला न्यूमेरिकल और 6 PM, दोनों में फर्क नहीं है। इसलिए आंसर को लाने के लिए पीपीएम में मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलमोस्ट मास ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होता है। ये जनरल कंसेप्ट है, ये नहीं कि हमको नेग्लेक्ट। आपको मैंने पहला पॉइंट भी बता दिया था पिछले क्लास में, पीपीएम के न्यूमेरिकल में हम मास ऑफ सॉल्यूट को नेग्लेक्ट करेंगे ही विथ रेस्पेक्ट टू मास ऑफ सॉल्वेंट। कंप्लीटेड एवरीवन? यस सर। चलिए, कंसंट्रेशन का एक लास्ट टर्म है जो कि काफी बड़ा भी है और थोड़ा सा टिपिकल भी है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखेंगे। टफ नहीं है, थोड़ा सा नाम टिपिकल है, कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, आपको बहुत मजा भी आएगा। लास्ट टॉपिक है नॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं,
मेरे साथ डिफिनेशन लिखिए। अब बीच में क्वेश्चन मत पूछिएगा, मैं खुद एक एक टर्म्स की मीनिंग समझाऊंगा, वो समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा का ये करें। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए। पहली बात इसकी डिफिनेशन, पहले तो ये जानना कि नॉर्मलिटी क्या है, कंसंट्रेशन को बताता है। ये आपके लैब में आएगा, बहुत सारी जगह आएगा, इसके बगैर कॉम्पिटिशन के पहले चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, और लैब में 11th क्लास के लैब में भी आएगा। इट इज डिफाइंड एज, मेरे साथ साथ लिखिए सारे लोग, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये क्या होता है ये हम बताएंगे, वो नो क्रॉस क्वेश्चन ये सब आपको बताया जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में GEQ लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा ग्राम इक्विवेलेंट किसका, तो सॉल्यूट का। प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मोलारिटी की डिफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली नंबर नॉर्मेलिटी की डिफिनेशन होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या आप लोगों ने थ्योरी लिख लिया, बताइए। हाँ, हेलो आयुषी। हाँ हेलो आयुषी, मेरी आवाज आ रही है आयुषी? जी आयुषी मेरी आवाज आ रही है, कैन यू हियर मी? यस सर। वेरी गुड। आप ये स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लें। ये लिया? सेकंड पेज है, सेकंड स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट लें। हो गया आयुषी? गुड। चलिए यहाँ से सारे लोग लिख लीजिए। सब लोगों ने लिख लिया नॉर्मेलिटी की डिफिनेशन। अब आयुषी यहाँ से समझिए। अब यहाँ आपको फार्मूला क्या होगा, नॉर्मेलिटी का फार्मूला। तो आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को किससे डिवाइड करेंगे, जल्दी बताइए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। किससे डिवाइड करेंगे, जल्दी बताइए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, लीटर में। तो पहली बात ये नॉर्मेलिटी का फार्मूला हो गया। मोलारिटी कहते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर एक नया सेंटेंस आया, नया कंसेप्ट आया। ग्राम इक्विवेलेंट को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। क्या यहाँ तक सब लोगों ने लिख लिया, बताइए हाँ या ना? सूरज, सांची, रोशनी, कशिश, अर्पित, आयुषी। यस सर। यस सर। अब आइए, अर्पित लिख लिया, सांची सब लोगों ने लिख लिया, बताइए। अब क्वेश्चन एराइज ये है कि सर अब इसके टर्म्स की मीनिंग समझें कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। इसके नाम पर आइए, ग्राम का मतलब मास इन ग्राम, जिस तरह मोल्स निकालते हैं, गिवन मास, कभी भूलने वाला नहीं है ये मास। उसके बाद वर्ड है इक्विवेलेंट। तो अब एक नया टर्म्स फिर आएगा, इक्विवेलेंट मास। इसलिए याद रखिए नॉर्मेलिटी के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जैसे मोल्स की डिफिनेशन होती है गिवन मास बाय मोलर मास, ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब देखिए, एक मिनट रुक जाइएगा। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास निकालने का आसान तरीका है, इसकी 2 डिफिनेशन होती है। ओल्ड डिफिनेशन को हमको कोई लेना देना नहीं, वह काम नहीं देगा। मॉडर्न डिफिनेशन, जब भी इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो मोलर मास तो निकालने आता ही है, उसको हम वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे। और वैलेंसी फैक्टर का मॉडर्न नाम है एन फैक्टर, जो अब हम निकालना सीखेंगे कि एन फैक्टर क्या होता है। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। नॉर्मेलिटी को डिफाइन करने का तरीका ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter of the solution. Mathematical formula is
ग्राम इक्विवेलेंट निकालकर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मलिटी निकलेगा। अब क्वेश्चन है कि सर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें, तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इसलिए नॉर्मलिटी निकालने के लिए सबसे बड़ा कंसेप्ट यह है कि आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है। और इक्विवेलेंट मास के लिए एन फैक्टर, अभी पूरा आधा से 40 मिनट का लेक्चर एन फैक्टर पर होगा। ये सीख गए तो आपको नॉर्मलिटी निकालने में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम है, फार्मूला में पुट करेंगे। तो फिर से मैं बता दूं, इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका मोलर मास बाय एन फैक्टर। चलिए लिखिए, ये स्लाइड लिखिए सारे लोग, फिर हम इसके एन फैक्टर को बताएंगे। लिख लिया तो बताइएगा। अर्पित, आयुषी, सांची, सूरत एंड कशिश। यस सर, रिटन। रिटन। तो एक दफा रिपीट कीजिए, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, सब अपने माइंड में नहीं। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, जल्दी बताइए। अर्पित बताइए, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। सर मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। वेरी गुड। सांची लिख लिया, सूरत आपने लिख लिया, आयुषी। यस सर। यस सर। ठीक। अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। केस फर्स्ट, एन फैक्टर ऑफ एलिमेंट। और एलिमेंट में यहां पर आएगा मेटल एंड नॉन मेटल। मैंने कहा जितने भी टर्म्स हैं नए नए टर्म्स हैं, लेकिन निकाल कंसेप्ट बहुत आसान है। अब आपको खुद समझ में आएगा एकदम। पहले लिखिएगा नहीं, 2 मिनट सारे लोग ध्यान दीजिए। एलिमेंट, एन फैक्टर, इक्विवेलेंट, वेट या मास। सारे लोग बताइए, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, सारे लोग मिलकर बताइए। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बताइए। 9th में पढ़ा है ना ऑक्सीजन की वैलेंसी। अरे चुप क्यों है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 6 सॉरी 3। चलिए आयुषी आप बताइए ऑक्सीजन की वैलेंसी। सर 2। वेरी गुड। वैलेंसी कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन को नहीं करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। सूरज, सांची, अर्पित Yes, बताओ sir. जल्दी। हाँ यस सर। तो बस इसका एन फैक्टर दो, जो वैलेंसी वही एन फैक्टर। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का मोलर मास 16 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 8। अब आइए सोडियम। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है 1, इसका मोलर मास कितना होता है 23/1। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना, मालूम है ना, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, 9th में पढ़ा होगा आपने। यस सर। यस सर। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी 2, मोलर मास कितना है 24/2। हमने आपको कहा नॉर्मलिटी में जो टर्म्स सब हैं वो पहली दफा आपने सुना होगा, लेकिन निकालना बहुत आसान है। नॉर्मलिटी के लिए आपको टारगेट करना है कि आपको इक्विवेलेंट मास आना चाहिए निकालना। इक्विवेलेंट मास के लिए आपको एन फैक्टर आना चाहिए। तो एन फैक्टर किसी भी मेटल नॉन मेटल का क्या होता है, जो उसकी वैलेंसी होती है, जो आपने 9th में लखमीर सिंह मंजीत कौर के बुक में पढ़ा होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है। तो सोडियम की वैलेंसी 1। अरे मैं आपको लिख भी देता हूँ, ग्रुप फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट हैं, ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम आते हैं ना। ये पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने 9th में, कि नहीं पढ़ा है? ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट पढ़ा है, अल्कली मेटल पढ़ा है कुछ? Yes. नहीं जान? तो जितनी है उसकी वैलेंसी 1 होती है। तो लिखिए सारे लोग लिखिए। इस स्लाइड में किसी को डाउट है तो पूछिए।
किसी को डाउट है तो पूछिए। सर E.W.T तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ सूरत, हाँ इक्विवेलेंट वेट। आप इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट मास भी कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट। केमिस्ट्री में मास और वेट की मीनिंग एक ही होती है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। और कोई डाउट? अर्पित, आयुषी, कशिश, रोशनी, साची। सर आपने एन फैक्टर के बाद क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर ऑब्लिक वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर को ही वैलेंसी फैक्टर। ओके सर। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए कुछ डिफरेंट नहीं होता? डिफरेंस क्या होता है भाई? डिफरेंस तो होता है, मेटल लॉस करता है, नॉन मेटल गेन करता है, वैलेंसी तो। नो सर, इसमें कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में जो वैलेंसी होगी वही ना रखेंगे, ऑक्सीजन की नहीं नहीं। आप ये मत समझिए कि मेटल का 2 है तो इसका 2 है तो सेम क्यों है। हमने आपको कहा क्या, वैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई लॉस करे या गेन करे, आपको इन फैक्टर वही लेना है। इसको मेटल नॉन मेटल से मतलब नहीं है। वैलेंसी सेम भी हो सकती है मेटल नॉन मेटल की, ऐसा कोई ये नहीं। मोलर मास तो अलग अलग आ रहा है ना, बताइए। यस सर। हाँ, वैलेंसी की डिफिनेशन एक ही है दोनों की। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वही उसकी वैलेंसी, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही उसकी वैलेंसी हुई। हो सकता है लॉस और गेन एक ही हो, एक ही तरह का इनफैक्टर होगा, ये हो सकता है। ये नहीं कहना है कि सेम नहीं होगा, हो सकता है सेम भी हो। लेकिन देखिए इक्विवेलेंट मास अलग अलग आ रहा है, एक का 8 आ रहा है, एक का 12 आ रहा है। लिख लिया आपने ये स्लाइड? यस सर। तो सिंगल एलिमेंट का एन फैक्टर निकालने का तरीका वही है जो आप 9th में पढ़ चुके हैं। अच्छा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आयुषी बताएंगी। आयुषी O2 अगर मैं लिख दूं उसका एन फैक्टर आप क्या लिखिएगा? आयुषी हेलो आयुषी, कैन यू हेयर मी? अच्छा, अर्पित आप बताइए O2 का एन फैक्टर क्या लिखिएगा आप? सर 4। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन 2 है तो आपका एन फैक्टर हो जाएगा मोलर मास 32/4 8। किसी ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट है? अब कोई बोल ही नहीं रहे, डाउट है? नो सर। नो सर। यस, वेरी गुड। अच्छा, आपने ये नाम सुना हैलोजन? हैलोजन किसको कहते हैं केमिस्ट्री में? हैलोजन नाम सुना है? ऐसे तो पढ़िएगा तीसरे चैप्टर में। हैलोजन आपने 9th में सुना है? हैलोजन यस सर। क्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, याद है ना सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो जितने भी हाइड्रोजन है, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, बोरोमीन हो, आयोडीन हो, सबके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबकी एन फैक्टर 1 ही होगा। और हम एक जनरल लिख देते हैं m/1। अब फ्लोरीन का m अलग हो सकता है, क्लोरीन का मोलर मास अलग हो सकता है, ब्रोमीन का मोलर मास अलग है, लेकिन एन फैक्टर सबका सेम है। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? यस सर। लेकिन अगर मैं कहूं Cl2 का एन फैक्टर कितना होगा तो बताइए सारे लोग मिलके। अच्छा, कोई नहीं बोलेगा, सांची बताएंगी Cl2 का एन फैक्टर। क्लोरीन का एन फैक्टर 1 है, Cl2 का एन फैक्टर क्या होगा सांची? 2। वेरी गुड। तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 71/2 35.5, क्योंकि क्लोरीन का 35.5 होता है तो Cl2 का 71 होगा। तो 2 आपको आया समझ में कि ऐसे ही बोला 2? कॉन्फिडेंस में है या नहीं है सांची आप? यस सर, समझ आ गया। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए, मैं केस फर्स्ट सबको समझ में आ गया। अच्छा, एक और मैं लिखवा देता हूं, चलिए। हाँ, ये बताएंगी कशिश। कशिश एल्युमिनियम की वैलेंसी बताइए। कशिश रहमान। 3। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 27/3 9। तो सच सच बताइए, आपको इस वाले स्लाइड से क्या पता चला? इक्विवेलेंट मास कोई टफ नहीं है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। हाँ या ना? सांची, सूरत, रोशनी, कशिश, अर्पिता, आयुषी। आसान है कि नहीं? जल्दी बताइए। यस सर। सर बस। मोलर और की डिफरेंस नहीं आ रहा इक्विवेलेंट फैक्टर का। हाँ बोलिए। सर अगर हम मोलर भी लेते हैं और एलिमेंटल फॉर्म भी लेते हैं तो फिर इक्विवेलेंट वेट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा ऑक्सीजन के केस में? हाँ हाँ, सेम। देखिए,
वहां O2 था तो 4 से डिवाइड हुआ, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास सेम है, O2 में की फॉर्म में भी सेम है, वो अलग। देखिए इक्विवेलेंट मास जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट हो भी सकता है, सेम भी हो सकता है। इक्विवेलेंट वेट इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, इज नॉट यूनिवर्सल। एक ही एलिमेंट का डिफरेंट कंडीशन में सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ गए आप? यस। हाँ, ऑक्सीजन का निकालेंगे 8, O2 का भी निकालेंगे 8, क्लोरीन का भी निकालिएगा तो 35.5 होगा, Cl2 का भी निकालिएगा तो 30। इससे कंफ्यूज नहीं होना, हमें मेन कंसेप्ट है मोलर मास बाय एन फैक्टर, बस वो कैंसिल होके सेम आए या डिफरेंट आए, उस पर अपनी एनर्जी लॉस नहीं करनी है। इक्विवेलेंट मास इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. केस सेकंड, अभी लिखिएगा नहीं, प्लीज सुन लीजिएगा। तब हमने कहा कोई टफ नहीं, एक एक लाइन बस याद रखना है। एन फैक्टर ऑफ आयन विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेडिकल्स, कहीं पर रेडिकल्स लिख देता है, आयंस, कोई बात नहीं। इसका एन फैक्टर जो होगा सिंपल, मैंने मॉडुलस लिया चार्ज के बराबर, नेगेटिव में भी रहे तो पॉजिटिव लेना है, कुछ भी। एन फैक्टर सिर्फ चार्ज के बराबर, ये तो और आसान है, मैं मिसाल देता हूं आपको। आयन एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट, बताइए Na प्लस, इसका एन फैक्टर बोलिए, कितना चार्ज है उस पर, +1 तो 1, मोलर मास 23/1। बताइए आया कि नहीं समझ में? हेलो एवरीवन, आया या नहीं आया? Yes, sir. निकालने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। हाँ, सबका अलग अलग है। अब यहाँ एन फैक्टर अलग अलग है, यहाँ पर आयन है तो चार्ज के बराबर। अब वही चार्ज वैलेंसी भी होता है ना बेसिकली। देखिए सोडियम का ऐसे भी निकाला था तो वही आया था, Na+ के भी फॉर्म में दे तो ये नहीं कहना हमसे नहीं बनेगा, चार्ज को देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, चार्ज जाता है, वही बात बराबर है। Mg+2 का एन फैक्टर 2, मोलर मास 24/2 12, Al+3 है तो 3 27/3 9। आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ लिखें, यानी आयंस भी दे, आयंस के केसेस में जो चार्ज होगा वही उसकी वैलेंसी होती है। सर आपने वो चार्ज मॉडुलस में लिखा है? हाँ हाँ, मतलब निगेटिव भी रहे तो पॉजिटिव में लेना है। जैसे अभी नेगेटिव वाला एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड समझती है ना, साइन नहीं लेना जाता, पॉजिटिव होता है। ओके, -3 है तो 3 लेना है। यस। इन फैक्ट हाँ, इन फैक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव, इक्विवेलेंट मास कैन नेवर बी नेगेटिव। Written, everyone written? Yes, sir. O2 माइनस का एन फैक्टर बताइए सारे लोग, ये तो आसान है, बताइए जल्दी बता दीजिए, क्या बताएंगे, बोलिए। 8, 2. हम एन फैक्टर पूछ रहे हैं, एन फैक्टर बताइए। Sir, 2. 2। एक मिनट रुक जाइएगा, बस ये आसान सब है, मैंने कहा ना कुछ टफ नहीं है। अच्छा बताइए SO4 2 माइनस, बताइए एन फैक्टर कितना होगा, 2। जोर 2। से बोलिए। हाँ 2। मोलर मास आप पूरा निकाल लीजिएगा सल्फर ऑक्सीजन का काउंट करके, m/2। नाइट्रेट आयन बताइए एन फैक्टर 1. इतना सोच के लोग क्यों बोल रहे हैं भाई, चार्ज लिखा है, चार्ज को बता दें, मोलर मास पूरा निकाल के ऐड करके निकाल लीजिएगा। चलिए लिखें, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? आयुषी, अर्पित, कशिश, रोशनी, सांची? नो सर। No, sir. चार्ज को देख लेना, सिंपल डेफिनेशन है चार्ज के बराबर। हाँ, मोलर मास पूरा कैलकुलेट करके एक एक एलिमेंट का ऐड करके निकालें। PO4 3 माइनस, व्हाट इज द एन फैक्टर? 3। 3। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला बोलो अर्पित।
और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बोलो कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन n फैक्टर। मोलर मोलर मास नॉट गिवन मास, इतना 10 दफा लिखा है, बताओ फिर से इक्विवेलेंट वेट्स का फॉर्मूला। मोलर मास अपॉन n फैक्टर। वेरी गुड, गिवन मास में बोलेंगे, वेरी गुड, मोलर मास। मैं इक्विवेलेंट वेट क्यों लिख रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, याद हो जाए क्लास के अंदर ही। चलिए बताइए, अमोनियम आयन एन फैक्टर बोलिए सारे लोग। 1 1 मोलर मास पूरा निकाल के कर लेंगे। चलिए बताइए, आयन और रेडिकल का सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को अभी भी? आयंस या रेडिकल का एन फैक्टर सबको समझ में आया? सर यस मैम। तो फिर अगर दो मतलब सर एक कंपाउंड होगा तब भी उसका जो चार्ज अभी कंपाउंड की बात अभी नहीं किया है, अभी हम केस सेकंड पूछा है, केस सेकंड पे पर चाहिए, वो हम आएंगे केस थर्ड, अभी बहुत सारे केसेस हैं। केस सेकंड आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, अभी तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए अब सुनिए अच्छे से। केस थर्ड, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। अब ध्यान दीजिए, जो अभी क्वेश्चन आया कि सर कंपाउंड होगा, कंपाउंड जब रहे तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब 2 मिनट अच्छे से मेरी बातों को सुनिए। कंपाउंड जब रहे तो आपको चेक कीजिए वो सॉल्ट है, एसिड है या बेस है। सॉल्ट की क्या पहचान है उसको समझिए। कंपाउंड के फॉर्म में, विच डू नॉट हैव प्योर H प्लस एंड प्योर, जिस फॉर्मूले में ना प्योर H प्लस हो ना प्योर OH हो, माइनस हो। जैसे डायरेक्ट बोलिए NaCl तो आपको जुबान पे रटा हुआ है ना, सॉल्ट है ये। बोलिए ना H प्लस है ना OH है इसमें, बोलिए हाँ या ना? ये तो रटा हुआ है आपको, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। वेरी गुड। NO2CO3 बताइए सॉल्ट है, एसिड है या बेस है? तो क्या बताइएगा? सॉल्ट है, ना H प्लस है ना OH है, सिंपल। PbCl2 बताइए सॉल्ट है कि एसिड है कि बेस है? जल्दी बताइए, सॉल्ट है या नहीं? जल्दी बताइए, चलिए। सर सॉल्ट है। क्या बोल रही हैं? जल्दी फिर से बोलिए, क्या बोला आपने सूरज? सर सॉल्ट है। हाँ वेरी गुड, ना H प्लस है ना OH है। सॉल्ट को कंपाउंड के फॉर्म में आप थोड़ी आपके पास होगी भाई एसिड बेस का, वो सब जानता है, वो हमको नहीं चाहिए। हमें कंपाउंड को देखकर पहचानने आना चाहिए, ये मैंने कहा आपको। अच्छा अब बताइए NaHCO3, अब ये सॉल्ट नहीं है, इसको कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। अब इसमें H प्लस आ गया, एसिडिक सॉल्ट। अगर यहाँ पर PbClOH रहता, देखिए ये नॉर्मल सॉल्ट है, अब OH आ गया तो कहेंगे बेसिक सॉल्ट। तो हमें सॉल्ट का मतलब है नॉर्मल सॉल्ट, ना जिसमें H प्लस हो ना OH हो। बताइए सबको समझ में आया पहचानने, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। अब सुनिए, लिखिएगा नहीं, इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, प्लीज सुनिए। वही है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन केटायन या एनायन। अगर ये है कोई भी क्या सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो चार्ज ऑन केटायन ऑन एनायन ऑफ सॉल्ट, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखिए कैसे, एकदम ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं, मैं एक बहुत एग्जांपल दूंगा। पहले अपने मन में देख लीजिए, सॉल्ट का एन फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन केटायन या एनायन ऑफ द सॉल्ट। जैसे मिसाल के तौर पर सॉल्ट है, एन फैक्टर है, इक्विवेलेंट वेट है। बताइए सारे लोग बताइए, NaCl पहले बताइए सॉल्ट है या नहीं है? जल्दी बताइए, है या नहीं? जल्दी बताइए। यस सर है। सर है। आप बताइए Na पर कितने चार्ज आएंगे? Na प्लस होगा कि नहीं? ब्रेक करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस होगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। चार्ज को देख लीजिए, कोई एक लीजिएगा, मैग्नीट्यूड 1,
इक्विवेलेंट वेट पूरा मोलर मास निकाल के m/1 चार्ज को देख लेना है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया, समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताइए। कंपाउंड को ब्रेक करना मैं नहीं सिखाया था, सिखाया था ना एक दिन कंपाउंड, जब मैंने आयंस की मोलारिटी सिखाया था, याद कीजिए। बस Na पर प्लस Cl पर माइनस होता है ना, Na प्लस Cl माइनस, ये भी नहीं मालूम है सबको। सर अगर डिफरेंट हो तो अभी आप एक बात को समझिए ना, आप किंतु परंतु इतना करती है ना सांची, एक चीज को समझिए, मैं सब कुछ बताता हूँ ना, एक चीज को समझा कीजिए आप, ये मैं समझा रहा हूँ तो उसको समझिए आप। अब ये होता तो क्या होता, मैं तो पूरा लिस्ट, मैं तो एक एक डाउट को क्लियर करता हूँ क्लास के अंदर। आप पहले इसको समझिए, NaCl आया समझ में, Na प्लस Cl माइनस, पॉजिटिव चार्ज 1 Cl माइनस 1, तो हम n फैक्टर चार्ज लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन केटायन या एनायन, दोनों में से कोई एक। और ऑब्वियसली याद रखिए प्लस 1 होगा तो 100% याद रखिए चार्ज -1 ही होगा, तभी चार्ज न्यूट्रलाइज होके 0 आएगा। इसलिए कहा गया दोनों पर चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम ही रहेगा, इसलिए कहा गया दोनों में से कोई एक लीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ तक आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या मैंने नहीं बताया था AlCl3 कैसे ब्रेक करेंगे? एक Al है, क्लोरीन 3 है, Al पर चार्ज कितना होगा जितना क्लोरीन है, Cl पे चार्ज कितना होगा जितना एल्युमिनियम है। नहीं बताया था आपको मोलारिटी ऑफ आयंस में? बताया था कि नहीं? हाँ या ना? तो बताइए AlCl3 पर चार्ज कितना लेंगे, जल्दी बताइए सारे लोग। AlCl3 पर चार्ज कितना लेंगे, केटायन पर कितने चार्ज हैं? 3। n फैक्टर 3 m/3। तो केटायन या एनायन का जो चार्ज होगा वही सॉल्ट का n फैक्टर होगा, कंपाउंड के फॉर्म में लिखा रहेगा, आप उसको आयंस के फॉर्म में लिखिए। जो चार्ज केटायन या एनायन का होगा वही उसका n फैक्टर होगा। पहले बताइए कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। इसको किसको नहीं आया जल्दी बताएं। चार्ज निकालने आया कि नहीं सबको? मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चार्ज निकालना सिखाता हूँ, रुकिए। AlCN3 को कैसे ब्रेक करते हैं जल्दी बताइए। मैं जो पूछा उसका आंसर दें। मोलारिटी ऑफ आयंस में क्या ये मैंने नहीं समझाया था ब्रेक करना? हाँ या ना? अरे आयंस की मोलारिटी, अर्पित, आयुषी, कशिश, रोशनी, सांची, सूरत बताएं। आयंस की मोलारिटी में मैंने कंपाउंड को ब्रेक करना सिखाया था या नहीं? सर। आप कैसे ब्रेक करेंगे? Al 1 है, Cl 3 है, चार्ज हमेशा उल्टा जाएगा, जितना Al पर चार्ज उतना ही होगा जितना क्लोरीन है, तो 3 प्लस Cl पर चार्ज उतना ही होगा जितना Al है। बाद वाला एनायन होता है, पहले वाला केटायन। और सॉल्ट का मतलब ही होता है मेटल नॉन मेटल। ये आया निकालने की नहीं है, ये पहले बता दीजिए। यस सर। यस सर। हाँ, चलिए, अगर आपको चार्ज नहीं निकालने आता है तो मैं दूसरा कंसेप्ट सिखा रहा हूं। देखिए, जब भी चार्ज ना निकालने आए तो आप क्या कीजिए, मेटल या नॉन मेटल की वैलेंसी लीजिए। बस बताइए एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? बताइए सारे लोग, कितनी होती है? 3। तो वही आंसर आएगा। मैं चाहता तो पहले भी बता सकता था, लेकिन वो रट्टूमल हो जाएगा। उसका मतलब आप डर खौफ के, आपको आयंस में आना चाहिए। अब आप 11th में है, ब्रेक करने आना चाहिए। मैं पहले आसान चीज नहीं सिखाता, मैं चाहता तो उसी वक्त अपना टाइम बचा लेता। लेकिन कंसेप्ट, कोई आपको कहेगा सॉल्ट का n फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी थोड़ी ना बोलेंगे। चार्ज ऑन केटायन या एनायन नहीं निकालने आता है, मेटल या नॉन मेटल में से किसी एक की वैलेंसी लीजिए। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3। तो कोई कहेगा अरे क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, 1 होती है, लेकिन कितने क्लोरीन है? 3। तो 3 से मल्टीप्लाइड होके 3 हो जाएगा कि नहीं? ये बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। बताइए आया या अभी भी नहीं आया चार्ज निकालने? अब वही चार्ज होगा, वही वैलेंसी होगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर।
No, sir. अब आइए NO2SO4 नहीं आता चार्ज निकालने, तो बताइए सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, जल्दी बताइए। 1. बताइए NO2SO4 का आप एन फैक्टर बताइए सारे लोग। 2. 2. 2, वेरी गुड वेरी गुड। बस तो चार्ज भी 2 ही होगा, +2 -2 याद रखिए। अब आया कि अभी भी नहीं आया, पूछ के बता दीजिए भाई। सांची आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ बताइए। हाँ SO4 का भी एक बार दिखा दीजिए इनफैक्ट। अच्छा हाँ 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 ब्रेक करके, ओके हाँ ये भी बात, हाँ ये सब पूछा कीजिए, वेरी गुड। NO2SO4 है, देखिए कैसे ब्रेक कीजिएगा। मैं अच्छा सबके नीचे मैं ब्रेक करके लिख भी देता हूँ, ठीक है। चलिए रुकिए, ब्रेक करके लिख भी दिया। हाँ कंसेप्ट पूरा आना चाहिए अच्छे से। तो देखिए कैसे ब्रेक कीजिएगा, बताइए। Al एक, क्लोरीन 3, Al पर चार्ज उल्टा जितना क्लोरीन है 3+, क्लोरीन पर चार्ज जितना Al है। आया समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. बोलिए बोलिए। Yes, sir. ठीक है, हाँ मैं लिख दिया करूंगा उसके नीचे, लेकिन आपको सब आना चाहिए। आप आसान वे को मत कीजिए, क्योंकि आप 11th 12th में है ना, एक एक चीज आना चाहिए आपको ब्रेक करना है। उसका आसान टूल्स जो बता रहा हूँ उसको समझिए। आप देखिए NO2SO4, सर ने कहा था चार्ज नहीं निकालने आता, सोडियम की वैलेंसी ले लो। सोडियम 2 है तो इसलिए 2m/2। अब देखिए आयंस में बताइए, हाउ मेनी सोडियम है, हाउ मेनी सोडियम बताइए, 2Na। ठीक, सल्फेट कितने हैं, सल्फेट कितने हैं, 1, SO4 1। सोडियम पर चार्ज उतना ही होगा जितना सल्फेट, सल्फेट 1 है +1। सल्फेट पर चार्ज उतना होगा जितना सोडियम, बताइए -2 और 2 × 1 +2 नहीं हो गया। हेलो एवरीवन, अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो ब्रेक करने भी आना चाहिए, ब्रेक करने नहीं आ रहा डायरेक्ट बताएं। अच्छा चलिए अब सारे लोग बताइएगा। Al2SO4 एकदम आराम से बताइए। पहले बताइए सॉल्ट है या नहीं, जल्दी बताइए, सॉल्ट है या नहीं? सर है सर। है, Sir, हाँ। sir. मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कंपाउंड रहे तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि एसिड है या सॉल्ट है, या ये नहीं कि अभी सर सॉल्ट पढ़ा रहे हैं और जल्दी जल्दी में आंसर दे रहे हैं। समझ के जब भी टीचर पूछे सॉल्ट है या नहीं चेक कर, तो सॉल्ट है कैसे पहचाने, ना H+ है ना OH है। तो बताइए एन फैक्टर सारे लोग मिलके बोलिए, हाँ जोर से बोलिए। 6. वेरी गुड, 6, वेरी गुड, 6 हो जाएगा। क्यों, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, 2 एल्युमिनियम। चार्ज को कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए कितने Al हैं बताइए तो सारे लोग, कितने Al हैं? Sir, अरे कितने, 2 है, वेरी गुड, 2 Al है। तो Al पर चार्ज कितना होगा, जितना सल्फेट है 3+। सल्फेट कितना है 3, सल्फेट पर कितना चार्ज होगा, जितना एल्युमिनियम। आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए, आया ना? Yes, sir. वो नहीं गया? तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा सॉल्ट का एन फैक्टर, जल्दी बताइए सबको। आयुषी आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं, आयुषी आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछिए। अर्पित तुम्हें अच्छे से आया सॉल्ट का? Yes, sir. इसमें पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा, एक एक लाइन की डिफिनेशन सब है। चलिए ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए। अब आप मुझे मेरे आंसर देंगे IY सर पर, ठीक है? सब लोग तैयार रहें, एन फैक्टर आंसर दीजिएगा। क्या आप लोगों ने ये स्लाइड लिख लिया, जल्दी बताइए। यस सर। चलिए जल्दी से KCL IY सर पर धड़ाधड़ मैसेज कीजिए, जल्दी, मैं सबका चेक कर रहा हूँ। KCL का इनफैक्टर सॉल्ट है, इनफैक्टर बताइए। सब लोग IY सर पर प्राइवेटली मैसेज कीजिए, नॉट एवरीवन पे। सांची का आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए और लोग आंसर दें, सबका आंसर आना चाहिए। कशिश, आयुषी, सूरज, सब, हाँ सूरत का भी आ गया, रोशनी का भी आ गया,
कशिश, अर्पित, आयुषी, सब लोग आंसर दें। KCl सॉल्ट है, उसका एन फैक्टर। आयुषी का भी आ गया, वेरी गुड। कशिश का भी आ गया। अर्पित तुम्हारा नहीं आया। अर्पित मैं एन फैक्टर पूछ रहा हूं, तुम 75 क्यों दे रहे हो यार? इक्विवेलेंट मास नहीं पूछ रहा हूं मैं, एन फैक्टर। तुम सुन नहीं रहे हो? अर्पित व्हाट इज एन फैक्टर? हाँ ये हुई बात। यस 1 मोलर मास कैलकुलेट करके m/1 लिख देंगे, जो भी आए। सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। चलिए जल्दी बताइए सब लोग, मेरे मैसेज में टाइप कीजिए एन फैक्टर, सिर्फ एन फैक्टर। अगर मेटल का नहीं मालूम है तो नॉन मेटल की तरफ से कैलकुलेट कर लो। हाँ सूरज वेरी गुड, वेरी गुड। चार्ज भी निकालने, हाँ सांची का भी आ गया, वेरी गुड। और लोग बताएं, और लोग बताएं, वेरी गुड कशिश। और लोग बताएं, अर्पित, आयुषी, अर्पित, आयुषी, अर्पित, हाँ आ गया। आयुषी प्लीज गिव मी आंसर, प्लीज टेक्स्ट मी जल्दी। तो देखिए 2n फैक्टर होगा m/2, 4 से भी और वैलेंसी से भी, दोनों से। सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। नहीं सर, सर उसमें BA का वैलेंसी नहीं मालूम है तो क्लोरीन को चेक कर लीजिए, क्लोरीन की वैलेंसी 1 2। क्लोरीन से निकाली, लेकिन मुझे एक बार बेरियम वाला भी जानना है। हाँ तो उसका, हाँ ठीक है, क्लोरीन का 1 तो Cl2 का 2 हो गया, बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो बैरियम का भी 2 ही होगा, बैरियम सेकंड, बैरियम का भी 2 होगा। ओके यस, एक का निकालिए दूसरे का, क्लोरीन का 1, Cl2 का 2, तो बैरियम का भी 2। ओके, 4 से भी देख लें, Ba पर +2, क्लोरीन पर 2Cl-। ओके, बैरियम ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। ग्रुप सेकंड की वैलेंसी 2 होती है। आपको नहीं मालूम है तो एक का निकालिए, दूसरे का खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। उतना बस रटना नहीं है कि उसका कितना होता है। एक का भी मालूम हो, दूसरे का मालूम हो जाएगा। सुना कि नहीं सुना? जैसे पोटेशियम का आपको नहीं मालूम है, क्लोरीन का 1 तो पोटेशियम का 1। ओके साइंटिस्ट, हाँ या ना? यस सर। यस। अब मैं थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट, 2 सॉल्ट है। इसका नाम होता है कार्नालाइट। चलिए इसका एन फैक्टर निकाल के दिखाइए। सब लोग मैसेज कीजिए और मैसेज कीजिए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये, कंसेप्ट वही रहेगा। चार्ज प्रेजेंट ऑन केटायन ऑन एनायन, सांची गलत। चलिए फिर से चेक कीजिए। आयुषी कैन यू हियर मी? पिछला आंसर आप नहीं दे पाई थी, समझ में आया? यस सर। हाँ चलिए इसका आंसर दीजिए, प्लीज टाइप कीजिए KCl MgCN2.6H2O। अच्छा चलिए मैं एक बता देता हूँ, चलिए छोड़िए, आप लोगों को लेट होगा। चलिए इसका आंसर, चलिए सूरत आप सब लोग, ये सबका गलत आ रहा है, इधर सुने प्लीज, अब इधर देखें। अच्छा चलिए इतना बताइए, KCl का एन फैक्टर कितना होगा? जल्दी बताइए, 1, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। MgCl2 का कितना होगा? 2। तो 1 + 2 3, दिस इज द आंसर। भाई आपको कंसेप्ट लग, एक मिनट। वाटर क्रिस्टल फॉर्म में होता है, न्यूट्रल। वाटर आयोनाइज नहीं होता, वाटर इज कोवैलेंट, दिस इज आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट आयोनाइज्ड होता है, वाटर क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ओके, हेलो एवरीवन, आया समझ में? हेलो एवरीवन, आया समझ में? हाँ यस सर। कंसेप्ट वही रहेगा, चार्ज ऑन केटायन, K + Mg+2 1 2 3। अर्पित, आयुषी, कशिश, रोशनी, सांची, सूरत, आया समझ में? यस सर। यस सर। कोई भी टिपिकल क्वेश्चन हो, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। स्तंभल चेंज करने से घोड़ा चेंज नहीं होगा, कंसेप्ट वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आप बताइए दूसरा। हेलो एवरीवन, और मैसेज कीजिए, टाइप कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप आंसर देंगे सब, इसमें टॉपर स्टूडेंट सब हैं।
ये बैच में सारे स्टूडेंट टॉपर लगे हुए हैं। बताइए K2SO4 L2SO4 3.24H2O। कशिश दिस इज करेक्ट, सांची का भी करेक्ट आंसर, सूरत का भी करेक्ट, रोशनी का भी करेक्ट, अर्पित और आयुषी का आंसर अभी तक नहीं आया है। आयुषी गलत, एक दफा चेक करें आराम से। K2 है ये, K2SO4। अर्पित सही, देखिए कैसे K2 का 2 हो जाएगा, L2SO4 का 6, 6 to 8 आया समझ में, हाँ या ना? अरे बोलिए ना। यस, आयुषी K2SO4 का 2, L2SO4 3, 6। सबको समझ में आया? क्या मैं आगे बढ़ूं? हेलो एवरीवन। तो अब आप बताइए सॉल्ट का इन फैक्टर में कोई परेशानी आपको अभी भी है या नहीं है? नो सर। हाँ बस आगे, बस आपको पहचानना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। केस 4, n फैक्टर ऑफ बेस। n फैक्टर ऑफ बेस, देखिए n फैक्टर इसका जो होता है बेस का, नंबर ऑफ, बहुत आसान है, हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस गिवन बाय बेस। एक बेस में जितने OH माइनस होंगे वही होंगे, और इसको कहते हैं एसिडिटी। कहीं पर बुक में लिखा रहेगा, गौर से सुनेगा, नंबर n फैक्टर ऑफ बेस इज एसिडिटी। व्हाट इज एसिडिटी? तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन गिवन बाय द बेस, इट इज आल्सो कॉल्ड एसिडिटी। जैसे फर्ज कर लीजिए आपको कोई पूछे कि ये बेस है और ये n फैक्टर है, ये इक्विवेलेंट वेट है, डायरेक्ट देखिए कैसे, NaOH, ए बेस है, OH, आप देखिए ये सॉल्ट नहीं है, बेस है, OH आ गया 1 मोलर मास बाय 1। BaOH2, अब ये बेस है 2 M/2। AlOH3 देख लेंगे 3 M/3। NH4OH बेस है 1 M/1। CaOH2 बेस है 2 M/2। बताइए इससे आसान कुछ हो सकता है? बताइए आया सबको समझ में, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। बस आपको बस प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन करते वक्त होना चाहिए कि जब कोई कंपाउंड रहे, जैसे रोशनी ने क्वेश्चन पूछा कि जब कंपाउंड रहे तो क्या करेंगे? कंपाउंड रहे तो चेक करेंगे, सॉल्ट है तो केटायन एनायन के चार्ज के बराबर, बेस है तो OH के बराबर, अब उसके बाद एसिड का पढ़ लेंगे। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? आयुषी, अर्पित, कशिश, रोशनी, सांची एंड सूरत। यस सर। चलिए तो नॉर्मेलिटी के लिए कुछ नहीं है, बस इक्विवेलेंट मास आपको अच्छे से आना चाहिए। इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मोलर मास बाय n फैक्टर। बस n फैक्टर निकालने का तरीका डायरेक्ट आना चाहिए। नॉर्मेलिटी का बस फार्मूला आपको याद है, ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट में चूंकि इक्विवेलेंट मास निकालना जरूरी होता है, इसलिए आपको ये सब बातें बताई जा रही हैं। कोई टफ नहीं है नॉर्मेलिटी, बस PhD कर लीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए कि सॉल्ट और बेस का फैक्टर कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ें। कोई डाउट है तो पूछिए इस स्लाइड में। मुझे उम्मीद है कि आपको डाउट नहीं होगा। बोलिए ना, डाउट है? हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस संडे आपकी क्लास 2 बजे हो सकती है, कंफर्मेशन के लिए मैसेज जाएगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। सर हाँ, माइंड मेकअप कर लें। चलिए क्या मैं आगे बढ़ूं, हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, sir. चलिए लास्ट केस है केस 5th। अब n फैक्टर क्या बचा? एसिड। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. इसका n फैक्टर जो होता है इट इज इक्वल टू, गौर से सुनिए, बस एसिड की डिफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाय एसिड। इसी को कहते हैं बेसिसिटी। तो क्या n फैक्टर ऑफ एसिड क्या होता है? बेसिसिटी। तो क्या बेसिसिटी क्या होता है? तो वो एसिड जितना H प्लस देगा वही उसका n फैक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अरे अर्पित, आयुषी, सबका ध्यान है ना बोर्ड पर? बोलिए स्क्रीन पर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखिए, इक्वल एंड वेट, सारे लोग मिलके बोलिए HCl का n फैक्टर बताइए। हाउ मेनी H प्लस? 1. 1 m/1। कितना आसान है, कितना आसान है। HI का n फैक्टर बताइए। एसिड है ना? अरे बोलिए ना, एसिड है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या Yes, ना। हाँ, Yes, sir. 1 m/1। अच्छा, H2SO4 का बताइए n फैक्टर 2. 2. बताइए। कितने तेज हैं आप लोग। H2SO3 का बताइए 2. 2. 2. m/2। बस पहचानिए एसिड है कि नहीं। एसिड 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 है ये। अच्छा पी, हाँ अच्छा एक बात बताइए, मैं ऐसे पूछना चाह रहा था इसमें, मैं इधर लिखता, एक मिनट रुकिएगा। POH3 एसिड है या बेस है कि सॉल्ट है? जल्दी बताइए। Base. Yes, जल्दी, sir. बेस बेस, हाँ यही Base. गलत, हाँ नहीं हमको लग रहा था आप बेस बताइएगा। तो गौर से सुनिए, एकदम 9th में कमजोर है आप लोगों का, कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों को 9th में। सुनिए अच्छे से, गौर से सुनिए। POH3 और NaOH फर्क समझिए। बुक ये जो कहता है, बुक कोई भी बुक ये जो लिखता है कि OH जिसमें हो वो बेस है, याद रखिए उसके साथ मेटल होगा। क्या लखनवीर सिंह मंजीत कौर का वो लाइन याद नहीं कि मेटल फॉर्म एसिड ए बेस? चूंकि फास्फोरस नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ अगर OH आ गया ये एसिड होगा। देखिए मैं ऐसे लिखूं तो आप कहते हैं कि सर बेस है, और मैं इसको मिला, अब मैं इसको मिला के लिखता हूं H3PO3। देखिए बतवा बराबर H3PO3, तो आप कहते हैं एसिड। चाहे ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए, ऑलवेज एसिडिक। याद रखिए मेटल के साथ OH आता है ना तो वो बेस होता है। जैसे मैं आपको कहूं H3AlOH3, बताइए एसिड है या बेस है? जल्दी बताइए। तो मेटल है ये, कहिए बेस है। तो कोई चिल्लाएगा हाइड्रोजन है, H प्लस देगा। अच्छा इसको ऐसे लिख दो, ओ माय गॉड, बेस ही है कि नहीं? बोलिए ना, दोनों में फर्क कहाँ है? अरे बोलिए साइंटिस्ट लोग। हेलो एवरीवन। Yes. Yes. आया आया कि नहीं आया समझ में? क्या Yes. आया? मेटल के साथ OH आएगा तो बेस होगा, एसिड के साथ OH आएगा तो एसिड होगा, नॉन मेटल के साथ। ओके, हेलो एवरीवन। चलिए, तो समझ में आ रहा है सबको यहाँ पर? तो एसिड का n फैक्टर H प्लस के बराबर, सबको समझ में आया यहाँ तक? जल्दी बताइए, बताइए इसका n फैक्टर कितना? 2. चलिए पहले लिखिए। अच्छा पहले ये लिस्ट, पहले ये लिखिए। तो एसिड का n फैक्टर किसके बराबर होता है? सारे लोग मिलके बोलिए, एसिड का n फैक्टर किसके बराबर होता है? Number of H plus. हाँ H प्लस के बराबर। वेरी गुड। अर्पित, कशिश, रोशनी, सांची, आया समझ में? आयुषी Yes, sir. Yes, sir. जल्दी लिखिए। Sir, written. Everyone written this slide? Yes, sir. Yes, sir. तो
देखिए इक्विवेलेंट वेट कितना आसान है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट आ गया तो आपको नॉर्मलिटी भी आ जाएगा। हाँ सांची, इस स्लाइड में आपको कोई डाउट है? नो सर। रिटर्न। एवरीवन रिटर्न? यस सर। चलिए आप सुनिए। एक मिनट, HNO3 का एन फैक्टर बताइए सारे लोग। 1 H3PO4 का एन फैक्टर बताइए। 3 वेरी गुड। H3PO3 का एन फैक्टर बताइए। 3 अब यहाँ पर जादू है, 2 1 है। अरे H3PO3 2 m/2। अब 2 क्यों है वो मैं बताऊंगा। H3PO2 का 1 होगा। अब ये मैंने लास्ट में लिखा है, दैट द रीजन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि IIT और नीट ने तो, IIT ने तो इतनी दफा पूछा इसको, और नीट ने भी, कि IIT में तो कैलकुलेशन है कि 12-13 दफा अब तक पूछ चुका है 20 साल के पेपर में, इतनी दफा। पिछले साल 20 साल भी जीबीएम्स में आया था। ये इतना इंपॉर्टेंट है एन फैक्टर, इसको हम डिटेल में बताएंगे कि सर यहाँ पर जादू क्यों हो गया। 3 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, 3 है तो 1 है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो मैं अभी डिस्कशन करूंगा। पहले आप लिखना चालू करो। लिख लिया आप लोगों ने तो बताइएगा। हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, मैं इसका जो लॉजिक दे रहा हूँ, लॉजिक दूंगा, उसको गौर से सुनिएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लॉजिक दूंगा, डिटेल आपको केमिकल बॉन्ड में आएगा। खैर, आपको ये बात आपको जानना है कि ऐसा क्यों होता है, तो थोड़ा सा डिटेल जानिए आप, प्लीज सुनिए। केमिस्ट्री में एसिड जो होता है ना, वो 2 तरह का होता है, प्लीज सुनिए। एक होता है हाइड्रा एसिड। क्या होता है, जल्दी बताइए, क्या होता है? हाइड्रा एसिड। और एक होता है ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड की क्या पहचान है, ये मत समझिएगा सिलेबस में, ये सब पीरियोडिक टेबल में है, तीसरे चैप्टर में है, वहां मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे उसका रीजन बताना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, वरना मैं तो आपको डायरेक्ट बता देता। ये मत समझिएगा सिलेबस में, ये सब आपको आएगा। हाइड्रा एसिड क्या है, ऑक्सी एसिड क्या है, सब बहुत पढ़ना आपको कि 11th में। यहाँ सुनिए, हाइड्रा एसिड की पहचान है नॉन मेटल हो, उसके साथ हाइड्रोजन हो, जैसे HCl, HBr, H2S एक्सेट्रा। पहले बताओ हाइड्रा एसिड को सबको पहचानने आया? आयुषी, अर्पित, कशिश, रोशनी, सांची, सूरज। Yes, sir. हाइड्रा एसिड सबको पहचानने आ गया? यस सर। अब देखिए, ऑक्सी एसिड के नाम ही से साबित है, इसमें होगा नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, जैसे H2SO4। ऑक्सी एसिड देखिए, नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, HNO3, नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन। H3PO4, नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ETC। दोनों में फर्क, दोनों एसिड है, दोनों H+ देगा, लेकिन नाम अलग रहे। हाइड्रा हाइड्रोजन वाला, एक है ऑक्सी एसिड ऑक्सीजन वाला। पहले बताइए, दोनों चीज सबको समझ में आई? हाँ जाना, जल्दी बोलिए। आप लोग बोलिएगा तब ना समझा पाऊंगा भाई, जल्दी बोलिए ना। आया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. हाँ, सब लोग एकदम दीवार की तरह, रिजिड बॉडी की तरह बैठ जाते हैं। एक ऑनलाइन क्लास है ना, रिस्पॉन्स दिया करें प्लीज, इरिटेट मत हो, गौर से सुने। तो अब हाइड्रा एसिड का एन फैक्टर क्या होगा? वही होगा नंबर ऑफ H+, लेकिन इसमें कोई लोचा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ H+, हाइड्रोजन को देखकर आप आंसर देते हैं, एक H, एक H+, एक H, एक H+, 2H, 2H+।
कोई दिक्कत नहीं, बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आया? अरे बोलिए ना, कुछ Yes, तो sir. बोलिए। Yes, sir. वेरी गुड। अब सुनिए, अब यहाँ पर नॉलेज लीजिए। 9th-10th में आपने ये पढ़ा या पढ़ते आ रहे हैं आप कि सर एसिड वो होता है जो H+ दे, और H+ जो होता है वो हाइड्रोजन के बराबर होता है। दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग। अब आप 11th में हैं, H+ हाइड्रोजन के बराबर होगा हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड में N फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ H+, आप जानते हैं नंबर ऑफ H+ OH के बराबर होता है। H2S, गौर से सुनिएगा, H2SO4 दो H+ दो हाइड्रोजन की वजह से नहीं देता है, याद रख लीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी से भी पूछिए H2SO4 दो H+ दिया क्यों, तो कहेगा दो हाइड्रोजन है। नो, आप 11th में हैं, दो हाइड्रोजन। ये समझने का तरीका हो सकता है, ये कंसेप्ट नहीं है। H2SO4 दो H+ दिया दो OH की वजह से। HNO3 एक H+ दिया हाइड्रोजन की वजह से नहीं, एक OH होगा इसमें। H3PO4 तीन H+ दिया, इसमें तीन OH होगा। स्टूडेंट की परेशानी ये है कि सर हमें कितना OH है ये कैसे पता चलेगा, उसका भी मैं ट्रिक्स दूंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट समझिए। हाइड्रा एसिड में हाइड्रोजन H+ के बराबर, वहां H+, अब आंसर दें, HCl एक H+ दिया एक हाइड्रोजन की वजह से, HBr एक H+ दिया हाइड्रोजन की वजह से। लेकिन दिस रूल इज नॉट सही इन द केस ऑफ ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में N फैक्टर H+ के बराबर, लेकिन H+ OH के बराबर होता है, OH के बराबर, नॉट हाइड्रोजन। द रीजन लोचा है कि कहीं पर हाइड्रोजन OH है, एग्जैक्टली वही है, लेकिन कहीं पर आप फंस रहे हैं। उसका भी मेरे पास आंसर है, ट्रिक्स है कि हम कैसे, कितना OH है वो हम बताएंगे। पहले यहां तक जो मैंने आपको भाषण दिया वो समझ में आया कि नहीं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हेलो एवरीवन, जो मैंने भाषण दिया समझ में आया कि नहीं? Yes, आया कि sir. ऊपर ऊपर चला Yes, गया? sir, जल्दी Raj. बताइए। यस सर। Yes, sir. थोड़ा और घबराइए नहीं, वो जानते हैं ये सब आपके सिलेबस में है, सब आपको आएगा, घबराइए नहीं। क्योंकि अब आपको पढ़ना है डिटेल में। अब नॉर्मलिटी में हम वक्त बचाना, हम चाहते भाई रट लीजिए, ये होता है, एक्सेप्शनल है, लेकिन ये एक्सेप्शनल नहीं है। आपको हर चीज अच्छे से जाननी कि दिमाग में सेट करे कि हाँ, क्योंकि हमारे बीच में ये मिसकंसेप्टनेस है स्टूडेंट के दरमियान कि एसिड जो होता है, जो H+ देता है, वो एग्जैक्टली हाइड्रोजन के बराबर होता है। तो आज से नॉलेज में इंक्रीजिंग हो गई कि आवाज आ रही थी क्या? नहीं। हाँ, अब सुने, तो मैं ये कह रहा था आज से नॉलेज में इंक्रीजिंग करें कि अगर ऑक्सी एसिड है, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ऑक्सी एसिड है तो वो भी H+ देता है, लेकिन उसका H+ का देना हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करता, OH पर डिपेंड करता है। ये याद रखने का तरीका हो सकता है, लेकिन आप अच्छे क्वेश्चन में तो फंस गए कि अगर हाइड्रोजन पर डिपेंड करता तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 क्यों नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 क्यों नहीं है। तो उसका आंसर है OH। अब OH कितना है वो हम आपको बताएंगे, पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, यहाँ तक शायद लिख लिया होगा ना, शायद, बताइए। यस सर। इसीलिए सारे लोग समझें। क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए। यस सर। सांची, सांची, मेरी बातें कुछ समझ में आई आपको? मैं सबसे वायदा के फॉर्म में पूछ रहा हूं, बताइए, ऑक्सी एसिड जो H+ देता है, इट डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोजन की नंबर ऑफ OH? Number of OH. वेरी गुड। और लोग बोले एक ही आदमी की आवाज क्यों आई, सब लोग चुप क्यों रहते हैं? ऑक्सी एसिड में H+ का देना हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है कि OH पर डिपेंड करता है? सांची, सूरत, आयुषी, अर्पित, सब लोग बोले ऑक्सी एसिड। OH. हाँ,
हाइड्रा एसिड का H प्लस देना किस पर डिपेंड करता है? हाइड्रोजन। हाँ बस, वेरी गुड। अब आइए मैं आपको बता देता हूं। अब बहुत आराम से बैठिए 2 मिनट और। पूरी दुनिया में जितने भी ऑक्सी एसिड है, एकदम आसान है, बहुत आसान है। OH मालूम करना चाह रहे हैं ना, वो भी मैट्रिक्स दे देता हूं। मैं बता रहा हूं, देखो, इन ऑल ऑक्सी एसिड, लॉजिक सुनो, इन ऑल ऑक्सी एसिड एक्सेप्ट फास्फोरस। क्या बोला मैंने? फास्फोरस को छोड़कर जितनी भी ऑक्सी एसिड आए दुनिया में, सुन लो अच्छे से, उसमें नंबर ऑफ OH नंबर ऑफ हाइड्रोजन ही के बराबर होगा। समझ में आया? जैसे H2SO4, कोई पूछे H2SO4 में कितने OH, तो तुम बताओ, क्या इसमें फास्फोरस है? क्या इसमें फास्फोरस है? क्या इसमें? नो। हाँ, तो समझ जाएंगे कि कितने OH हैं, तो कहिएगा 2। क्यों? 2 हाइड्रोजन। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। स्ट्रक्चर में मत पूछिएगा क्यों बना, स्ट्रक्चर मैं केमिकल बॉन्ड में पढ़ाऊंगा। स्ट्रक्चर देखिए, कोई भी बुक में देखिएगा 2 OH है। कहां हाइड्रोजन है इसमें? OH है। अब यही केमिकल बॉन्ड में आएगा। ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। स्टूडेंट रट के जाते हैं, हम आपको ट्रिक्स देंगे केमिकल बॉन्ड में कि आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। तो वो मेरा पार्ट नहीं, अभी इस पर मत जाइए क्यों ऐसा हुआ, वो टॉपिक है ही नहीं। अपने माइंड को मत उधर उधर कीजिए, अभी ऑक्सी एसिड पर कंसंट्रेट कीजिए। आप कंसेप्ट बस इस बात को क्लियर कीजिए कि ऑक्सी एसिड में OH कैसे डिसाइड होगा, तो वो हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा। जितना हाइड्रोजन उतना OH उतना H प्लस। तो देखिए, दिखने में भी 2 हाइड्रोजन, दिखने में भी 2 OH और 2 H प्लस। डिड यू अंडरस्टैंड? इसीलिए इसका एन फैक्टर 2 है। अरे बोलिए ना, आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। याद, कोई रटना नहीं है, लेकिन लॉजिक सुनना है। कोई आपसे पूछे कि H2SO4 कितना H प्लस देगा, आपके तो कोई पूछे क्यों दिया, ड्यू टू हाइड्रोजन? नहीं, ड्यू टू OH। तो फिर कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा, कैसे पता चला कितना OH है, तो कहिए हाइड्रोजन। पूरी दुनिया में फास्फोरस को छोड़कर दुनिया में अर्थ पर जितने ऑक्सी एसिड हैं, उन तमाम में हाइड्रोजन जितना है उतना OH होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ यस। आपको कोई कहे H2CO3, देख लेंगे क्या इसमें फास्फोरस है? नो। तो डायरेक्ट बता दें 2 OH होगा 2 हाइड्रोजन की वजह से। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। देख लीजिए ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, देख लीजिए, लॉजिक है। कहाँ हाइड्रोजन है? बोलिए ना, कहाँ हाइड्रोजन है ऑक्सी एसिड में? नहीं है। 2 OH है तो 2 H प्लस देगा। दिस इज द कंसेप्ट। अब आइए कि सर फास्फोरस में कैसे पता है, तो क्या समझ में आया कि फास्फोरस को छोड़कर दुनिया में जितने ऑक्सी एसिड हैं उसमें कितना OH होगा, वो हाइड्रोजन के बराबर होगा। और ऑक्सी एसिड का H प्लस OH के बराबर होता है। कितना OH होगा, वो हाइड्रोजन के बराबर होगा। क्या मेरी बातें रिपीट करके बता दिया? सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। अब आइए, जैसे कहे H3PO4, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। तो बताइए ये फास्फोरस का है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। और मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूं, जब केमिकल बॉन्ड पढ़िएगा तो मैं आपको लिखवाऊंगा। ऑक्सी एसिड फास्फोरस का स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ करना हो तो P डबल बॉन्ड O और A को OH पहले दे दीजिए। अब बाकी ग्रुप को लगा दीजिए। P डबल A को OH दे देना। जैसे H3PO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, देखिए कैसे ड्रॉ करना है। पहला काम, P डबल बॉन्ड O, A को OH दे दिया। बोलिए ना, दे दिया ना? हेलो। अब आपके पास 2 बॉन्ड बचा। अब बताओ इसमें कितना H बचा, बताओ। एक H खत्म तो कितना H बचा? सर 2 H बचा। कितना O बचा? कितना O बचा? सर हाँ बोलिए ना। 4 में से 2 ऑक्सीजन खत्म तो कितना ऑक्सीजन बचा? 2। और आपको यही 2 बॉन्ड लगाना है तो बस OH। तो देखिए
ऑक्सी एसिड है, हाइड्रोजन आया हाइड्रोजन नहीं, तो कितने OH हैं? 3 OH, तो 3 H प्लस देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। यस सर। यस ठीक, सर। अब सुनिए, असल मजा अब आने वाला है, ध्यान दीजिए, जिसके लिए आप परेशान हैं। H3PO3, आए है, यही अब गुंडा है, जादू है, बंगाल का जादू है इसमें। अब सुनिए अच्छे से, इसका नाम क्या है? फास्फोरस एसिड। अब फास्फोरस एसिड, तो सर ने कहा था कि ये फास्फोरस वाला है, तो इसमें हाइड्रोजन कोई जरूरी नहीं कि OH के बराबर हो, तो पहला काम P डबल बॉन्ड, एक OH डोड़ा कर देंगे, 2 बॉन्ड लगा देंगे। अब बताइए, एक ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन बचा, यही बचा कि नहीं? जल्दी बोलिए। हेलो साची, अर्पित। यस सर। यस सर। यस सर। तो बस एक H, एक OH। ओह माय गॉड, तो बताइए कितने OH आ गए? कितने OH? 2 की 3 की? कितने OH? सर 2। तो इसलिए इसका एन फैक्टर 2। दिस इज कॉल्ड नॉन एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सी एसिड में जितना OH होगा उतना ही H प्लस होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए H3PO3 में जादू है, तो जादू। H को क्या कहते हैं? हाँ बोलिए। तो आपने कहा कि H को नॉन एसिडिक हाइड्रोजन, ये H प्लस में नहीं ब्रेक होगा, इसलिए नाम पड़ा नॉन एसिडिक। नॉन एसिडिक हाइड्रोजन, समझ में आया साइंटिस्ट? यस सर। हाँ 2। अब सुनिए तीसरा मजा, सुनिए H3PO2। बताइए फास्फोरस है ना इसमें? अरे बोलिए, फास्फोरस है यस ना? सर। यस सर। तो सतर्क रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि जितना H है तो उतना OH हो। दुनिया में फास्फोरस के अलावा ये रूल सही है। फास्फोरस के केसेस में कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए 3 H है तो 3 OH तो है, चलेगा यहाँ, लेकिन दूसरे में नहीं है। अब देखिए P डबल बॉन्ड O, एक OH। अब बताइए ऑक्सीजन खत्म हो गया कि नहीं? जल्दी बताइए, 2 ऑक्सीजन दोनों खत्म हो गया, तो बस H लगा दीजिए। तो बताइए एक ही OH है कि नहीं? बोलिए ना। तो एन फैक्टर, तो ये एक्सेप्शनल केस नहीं है। क्यों? ऑक्सी एसिड में एन फैक्टर OH के ही बराबर होता है। तो हम चाहते टाइम बचाना तो हम रटवा देते। हाँ रट लो, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है, नो एक्सेप्शनल। इट इज कंसेप्ट कि ऑक्सी एसिड में H प्लस OH के बराबर होता है। किसी भी कंपाउंड में कितना OH होगा तो दुनिया के तमाम ऑक्सी एसिड में OH H के बराबर होता है, फास्फोरस को छोड़कर। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। आप देखिए, अब एग्जाम में इतना टाइम लगेगा, ये तो मैंने डिटेल में, आप सुने अच्छे से, इसको इतनी दफा प्रैक्टिस कर लें, इतनी दफा याद, समझ गए? अब इसको याद कर लें, H3PO4। और मैं आप एक याद करने का ट्रिक्स भी दे देता हूं, रुक जाइए 1 मिनट और दीजिए, मैं ट्रिक्स भी दे देता हूं। कंक्लूजन, पूरा डिटेल समझाने के बाद ये कंक्लूजन आया कि ऑक्सी एसिड और फास्फोरस में एन फैक्टर याद रखने का तरीका है नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। लीजिए दवा खा लीजिए, एंटीबायोटिक खाइए, ये मैंने सिखाया, होम्योपैथ दवा दिया, धीरे धीरे कंसेप्ट समझाया, होम्योपैथ है ये, और ये है एंटीबायोटिक, खाया घप, बीमारी खत्म। देखिए 4 ऑक्सीजन, 4 में से घटा दीजिए 3, 3 ऑक्सीजन, 3 में से घटा दीजिए 2, 2 में से घटा दीजिए 1। तो एंटीबायोटिक वाला कंसेप्ट समझ में आया? अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, लेकिन एंटीबायोटिक में वो आपको एक याद करने का ट्रिक्स है, लेकिन असल कंसेप्ट याद रखिए। अब आप 11th में हैं, तो सुनिए, मैं 1-2 मिनट में कंक्लूड करके आपको मैं लिखने को इजाजत दूंगा। 2 मिनट सुन लीजिए आप अच्छे से। हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, अच्छे से एक दफा कंक्लूड में कर रहा हूँ, एकदम आराम से सुनिएगा कि एसिड का एन फैक्टर क्या होता है। तो आप कहिए एसिड का एन फैक्टर नंबर ऑफ H प्लस के बराबर होता है। वो एसिड जितना H प्लस रिलीज करेगा उसी को एन फैक्टर कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिसिटी।
ठीक है, तो सब में देखिए आ रहा है, सब में आ गया। तो उसमें दो बातें आई कि एसिड जो H प्लस देता है ना, वो हाइड्रोजन पर भी डिपेंड करता है और OH पर भी। HCl एक हाइड्रोजन है इसलिए एक H प्लस दिया है, तो यहां तक तो ये कहना सही है। H2SO4 दो H प्लस दिया, वाई? तो आप ये मत कहिएगा H2SO4 दो H प्लस दिया दो हाइड्रोजन की वजह, इसका मतलब बोलेगा इसका कंसेप्ट ही नहीं है। आंसर आपका सही है 2H प्लस, लेकिन ऑप्शन में अगर दे दिया कि दो हाइड्रोजन और 2 OH, तो आप कहिएगा दो OH की वजह से। ऑक्सी एसिड H प्लस देता है OH की वजह से। अब स्टूडेंट की परेशानी ये है कि हम ऑक्सी एसिड में कितना OH है, वो तो हाइड्रोजन के फॉर्म में लिखा रहता है, हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसका मैंने ट्रिक्स दे दिया कि इन ऑल ऑक्सी एसिड OH कितना होगा वो हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा। जितना हाइड्रोजन उतना OH उतना H प्लस। H2SO4 दो OH दो हाइड्रोजन दो H प्लस। HNO3 एक हाइड्रोजन एक OH एक H प्लस। अब आइए फास्फोरस में ट्रिक्स ये था कि फास्फोरस में जब भी ड्रॉ करना हो तो P डबल बॉन्ड एक OH देंगे, बाकी बचे ग्रुप को यहां लगा देंगे। तो आपने देखा H3PO4 में 3 OH है तो 3 H प्लस है, H3PO2 में 2 OH है इसलिए 2 है, लॉजिक है। H3PO2 में एक OH है, तो आप इसको इतनी दफा याद कर लें समझ के कि आपके एग्जाम में ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, वहां आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आपने नोट किया। मैंने कहा ना आईटी नीट का ये सबसे फेवरेट है, खासकर आईटी का इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि आप तक जितना आईटी जब से बना है ये 12 से 13 दफा पूछ चुका है, इतनी दफा पूछा है। सुना सारे लोग आया? आप, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले सर लास्ट वाले स्ट्रक्चर में मुझे एक डाउट है। अच्छा, वो लास्ट वाले एक्सरसाइज में हम बता देंगे, अभी हम लोग लिखते हैं, एक एक पर हम लोग करेंगे। ये पहला लिख लिया आप लोगों ने, ये पहले बताइए, उसके बाद सांची एक एक स्लाइड पर हम डाउट क्लियर करेंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने, बताइए हाँ या ना। यस सर। चलिए अब ये स्लाइड लिखिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पहले एक एक स्लाइड पर हम डाउट पूछेंगे। ओके, ये स्लाइड लिख लीजिए। हाँ लिख लिया ये स्लाइड? यस सर। यस सर। कोई डाउट है इस स्लाइड में? ऑल ऑक्सी एसिड एक्सेप्ट फास्फोरस में जितना OH होगा उतना H होगा। चलिए इस स्लाइड में देखिए। चलिए इस स्लाइड में क्या डाउट था सांची, आप बोलिए। आप H3PO2 में हम जो O के साथ डबल बॉन्ड ऊपर बनाया वो एक H के साथ नहीं बना सकते? नहीं नहीं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमने जब यहाँ दिखा दिया तो आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ऑक्सी एसिड में P डबल बॉन्ड एक OH होता है, इसके अलावा तमाम बॉन्ड बनाने के, उसके साथ किसी के साथ डबल ही बॉन्ड नहीं है। ये मैंने तो ट्रिक्स बताया ना, P डबल बॉन्ड एक OH ड्रॉ कर देंगे, बाकी बच्चे ग्रुप को लगाएंगे। और हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो डबल बॉन्ड नहीं बनाता। और आप ये वाले को देखिए, इस पर आप इतनी दफा समझाया, यहाँ देखिए ऑक्सी एसिड ऑफ द फास्फोरस P डबल बॉन्ड है, कोई ड्रॉ कर देंगे, बाकी ग्रुप को लगा देंगे, तो डबल बॉन्ड है कहाँ उसके अलावा? समझ गई आप? यस। आया? हाँ, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता। फिर भी आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये ट्रिक्स को ध्यान दीजिए कि फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में P डबल बॉन्ड हो, एक OH ड्रॉ कर देंगे, बाकी बचे में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता इस ट्रिक्स के मुताबिक भी। और ऐसे भी हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। ये सब चीजें केमिकल बॉन्ड में और अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये बात, हाँ, ये यहाँ पर पूरी चीज बताने का नहीं है कि अब ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ, ये मेरा इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। क्या मैं आगे बढ़ूं? बताइए हाँ या ना। ये
और पूरा हो गया एन फैक्टर के बारे में। जी, आयुषी, अर्पित, कशिश, रोशनी, सांची, सूरत, ये लिख लिया ये स्लाइड? Yes. Yes, yes, sir. कंक्लूजन याद रखने का ट्रिक्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऑक्सीजन द फास्फोरस, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। ये याद रखने के लिए डिटेल मेथड भी समझा दिया, ये याद रखने के लिए फास्फोरस में लगाएंगे। सर ओके, अब एक न्यूमेरिकल देकर मैं आगे बढ़ता हूं कि नॉर्मलिटी का क्वेश्चन कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन टर्म ऑलमोस्ट पूरा खत्म। नेक्स्ट क्लास में इंपिरिकल परसेंट, अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अरिस्टोमेट्रिक समझा कि नहीं, आगे का 2 क्लास में इंशाल्लाह पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला यूज करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कि अब आपको एहसास होगा कि हमने इक्विवेलेंट वेट क्यों पढ़ा। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, तब बताइए, मैं खुद करूंगा। चलिए सारे लोग पेज पलटिए। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या मैंने लिखवाया बताइए? नंबर ऑफ ग्राम इक्व, हाँ एकदम देखिए पहले फॉर्मूला, वेरी गुड। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही लिखा है। सारे लोग देखिए फॉर्मूले को, ये लिखा है ना आपने? Yes, sir. आप देखिए एकदम आराम से पढ़िए। जैसे मोलारिटी में मोल्स होता था, ग्राम इक्विवेलेंट को क्या मैंने लिखा देखिए फॉर्मूले में, गिवन मास इन ग्राम। ये मास किसका लेंगे? सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय, ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं? डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, है ना लिखा हुआ? जल्दी बताइए, ग्राम इक्विवेलेंट को गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलिए ना, सांची, सूरज, सब लोग मिलके बोलिए ना। Yes, ग्राम sir. हाँ, और वॉल्यूम ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट वेट किसका? सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट है तो सब कुछ सॉल्यूट का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर आया, देखिए आप बताइए, H3PO3, तो बताइए ये एसिड है या बेस है कि सॉल्ट है? जल्दी बताइए, एसिड है ना? अरे बोलिए। Yes, sir. इसका मोलर मास आपके पास हो गया 82, मोलर मास 82। एन फैक्टर बताइए, फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है, 3H+3 की 2 की 1, 2, वेरी गुड, तो 41। बस अब कुछ है नहीं, नॉर्मलिटी के फार्मूला में रख दीजिए। क्या लिखा? गिवन मास कितना है? 4.1। देखिए मैंने क्या आपको इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ। इक्विवेलेंट वेट 41, मोलर वॉल्यूम 100 ml, लीटर में कन्वर्ट किया, बस 1000 से डिवाइड। जैसे वहां मोल्स निकालते थे, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। 41/41 1 n लिख दीजिए, या यूनिट होगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, दिस इज द यूनिट। तो बताइए नॉर्मलिटी का फॉर्मूला यूज करने आया। देखिए इंपॉर्टेंट क्या? इक्विवेलेंट मास निकालना। इक्विवेलेंट मास निकालने नहीं आएगा, नॉर्मलिटी नहीं। इसलिए पूरा आपने आज 40-50 मिनट का लेक्चर सुना कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट मालूम करने के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो बस कोई टफ नहीं है, नॉर्मलिटी के लिए कोई टफ नहीं है, बस आपका प्रेजेंट, बस ये लिख लिया, ये स्लाइड ये तो लिख लिया था आपने। चलिए लिखिए। कोई डाउट है इस स्लाइड पर? सूरज, सांची, रोशनी, कशिश, अर्पिता, आयुषी, इस स्लाइड सिंपल है, बस आपको फार्मूला यूज करने आना चाहिए। फार्मूला मत भूलिएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आपको कहेगा ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे।
इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालने की कंडीशन सब में अलग अलग है।